टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद करता है। और 8 फरवरी का तबले जंग बजते ही एक नई सियासी महादाराई का आगाज़ हो गया है। पीडीएम की जमातें, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, जो 18 माह इक़्तिदार में शरीक भी रहीं, आज इलेक्शन, मैंने जैसे कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन के फ़ौरन ही बाद एक दूसरे के आमने सामने मद्दे के मुकाबिल, बल्कि दस्ते गुरैबा का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूँगा। ख़ास तौर पर मैंने देखा कि पहले ये खबर आई थी कि शायद जरदारी साहब ने रब्ता कायम किया नवाज शरीफ से, लेकिन बिलावल भुट्टो ने वाज़े अल्फाज में ये कह दिया कि लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा, लाहौर के वज़ीर आज़म को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा। इंशाअल्लाह ताला फरवरी 8 को हम साबित कर देंगे कि कराची से लेकर कश्मीर तक के अवाम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। और मैं पुरनीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से बनेंगे। जी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से होगा, और उनकी तर्जुमान शरीफ तो खामोश रहे। लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने क्या कहा, बिलावल साहब को जवाब दे रही हैं, याद रहिएगा, मरियम साहिबा तर्जुमान नून लीग। इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही। 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की आवाम ने नवाज शरीफ के हक में जो फील्ड है उस पे उसका ऐलान भी कर दिया है, और इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हक में वो ऐलान 21 अक्टूबर को हो चुका है। इसलिए ये रोना आपकी शिकस्त की निशानदेही। ना सिर्फ ये कहा कि चौथी बार वज़ीर आज़म का कह दिया, लेकिन एक और ख़ास डेवलपमेंट हुआ है, और गालिबन पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया है कि एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, पीपल्स पार्टी मुखालिफ, जिसमें आज MKM की पूरी क़यादत जाती उमरा पहुँच गई, जाती उमरा पहुँच गई या पहुँच गई, मॉडल टाउन पहुँच गई, और उन्होंने यकजहती का इजहार किया। और कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग और MKM का पहला इंतखाबी इत्तेहाद है। और मैंने जैसे कहा कि ग्रेट अलायंस पीर पार्टी के खिलाफ सिंध में बनाया जा रहा है। हमारे साथ नवीद कमर साहब, इंतहाई सीनियर और सीजनड रहनुमा। मुझे याद नहीं कि नवीद कमर कभी कोई इलेक्शन हारे हों। इनके वालिद साहब, मेरा तो खैर उनसे भी ताल्लुक़ था, जब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा, MPA बने, मिनिस्टर रहे, कौमी असम्बली के रुकन, मैंने कहा एक से कई बार, खैर वज़ीर-ए-आज़म भी बने लास्ट टाइम। तो शुक्रिया, बड़े मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन मेरे लिए वक्त आपने निकाला नवीद कमर। तो नवीद, बिलावल साहब का ये बयान कि लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं होगा, कुछ कल वो कहेंगे कि नवाब शाह और लाड़काना का नहीं होगा, तो ये पर्टिकुलरली लाहौर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया बिलावल साहब की तरफ से? देखिए, इसलिए कि ये बात दीगर लाहौर से ही प्राइम मिनिस्टर्स इन अवे आ रहे हैं, खासकर अगर PMLN जो है वो फेवरेट जमात हो जाती है, तो उस लिहाज से उन्होंने उसका जवाब दिया है कि बाकी पूरा मुल्क पे पड़ा हुआ है, वज़ीर आज़म कहीं से भी। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की तो ये ख्वाहिश होगी कि लाड़काना का वज़ीर आज़म हो, और उसी के लिए हम मेहनत करेंगे और पूरी कैंपेन भी चलाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है इलेक्शंस की ये सारी बातें होती हैं। इलेक्शन हो जाने के बाद जब कौन कितनी सीटें लेके आता है और किस तरह से कोalitions बनते हैं, तो उस लिहाज से हमारी तो डेफिनेटली कोशिश ये होगी कि हम लीड में हों और बाकी कोalition पार्टनर्स हमारे साथ। एक और भी है ना नवीद के, उसके जवाब में किसी ने गालिबन उनकी दूसरी क़यादत, गालिबन रांझा साहब और कुछ और ने बड़े लाइटर वे में कहा, बल्कि कैसर शेख साहब, कुछ और लोगों को मैं गुफ्तगू कर रहा था, कहा कि लाहौर का थोड़ी हो रहा है, वो तो जाती उमरा का हो रहा है, रायविंड का होगा। देखिए ना, ये तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे थे और आपने भी क्या समझा। तो लाहौर या जाती उमरा, ये बेसिकली तो ये है ना कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर होंगे इस मुल्क के। लेकिन दौड़ होगी, इलेक्शन के इज अ रेस। हम अपना मंशूर प्रेजेंट करेंगे, अपना प्रोग्राम देंगे, अपना बयानिया देंगे, और फिर पब्लिक को छोड़े। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पब्लिक को छोड़े कि वो खुद फैसला करे
मैनिपुलेट ना करें। नहीं, वो आप कहते हैं खुद पब्लिक का फैसला करेगी, तो पब्लिक ने अगर लाहौर का करा, आप तो कहते हैं जी लाहौर का नया वज़ीर आज़म नहीं होगा। और जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। इलेक्शन से पहले आप कैसे करेंगे ऐलान? आपका मतलब है पार्टी? नहीं, देखिए मुजाहिद साहब, ऐसे नहीं है। बात सारी ये है कि हम भी यही कह रहे हैं कि जो लोग फैसला करें वो कबूल किया जाए। अगर उसको पिछले 2018 की तरह या उससे पहले भी मुख्तलिफ टाइमों पे हुआ है कि अगर ज़बरदस्ती की गई कि लोग एक को चाहें और रिजल्ट्स जो हैं डिब्बों से किसी और के नाम से निकलें, तो फिर उसका जो अपीवल होता है, उसके जो रिएक्शंस होते हैं, वो इस वक्त हम पाकिस्तान बहुत ही एक नाजुक पॉइंट पे खड़ा हुआ है और उसकी जो है नताइज क्या भुगतने के लिए हमारा मुल्क या हमारी इकॉनमी या हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग, क्या हम उसके मुतहम्मिल जैसे कहते हैं वो हो सकते हैं क्या? नहीं, ये रिस्क ना लिया जाए, मुल्क के साथ रिस्क ना लिया जाए। मियां नवाज शरीफ साहब अपने वोटों से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपने जो उनके सपोर्ट रही है उसके बेसिस पे आते हैं, तो या बिस्मिल्लाह, लेकिन उनको लाया ना जाए। अच्छा। उनको आने दिया जाए खुद ब खुद। नहीं, गालिबन उसका एक पीछे नवीद कमर खद आज के शायद ना हो, एक तालिब इल्म कहते या तो एक शायद हो सकता है पीपल्स पार्टी के जहन में शहीद, मुझे याद है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को निकाला गया तो नसीम हसन शाह ने उस पर स्टैंप लगा दी, और जब मियाँ साहब को निकाला गया तो उन्हें बहाल कर दिया। तो उस वक्त एक तारीखी जुमला आया था कि लाड़काना के वज़ीर आज़म के लिए एक फ़ैसला, लाहौर के वज़ीर आज़म के लिए दूसरा फ़ैसला। शायद बहुत सारों को इल्म में ना हो, लेकिन गालिबन पीपल्स पार्टी के जहन में ये है कि माजी की अदालतें और शायद डिक्टेटर्स जो हैं वो ऐसा सलूक कर सकें, और मौजूदा भी जो शायद कुछ सेटअप या गेम प्लानर हैं, कुछ जो मियाँ साहब की जिस तरह आमद हुई, अदालतों से रिलीफ मिला, क्या ये पस मंज़र है सब कुछ नवीद कमर? जाहिर है कि हम बार बार जो कह रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड, तो ये कोई हमने घर बैठ के एक बयानिया नहीं बनाया और टीवी पे आके बोल दिया। ये तो वो हकायक हैं जो लोगों के सामने हुए हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी देखा था कि एक शख्स जो कि कन्विक्टेड हो, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे तो हाई कोर्ट उसको रिसीव करने चली जाए और उसकी हाजिरी एयरपोर्ट पे लगा ले? ये तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कई अजूबे हुए हैं, लेकिन ये भी एक नई मिसाल बन गई ना। या हुकूमत है, इंटरिम हमेशा बनती है, तो नए लोग आते हैं जो कि नॉन पॉलिटिकल होते हैं, लेकिन अगर उन्हीं लोगों को कंटिन्यू किया जाए और फिर कहा जाए कि नहीं जी ये तो न्यूट्रल है, तो ये तो एक सिग्नलिंग होती है ना। और किस तरह से लोगों को बताया जाता है कि जी हम इसको फेवर कर रहे हैं। तो ये बातें ना होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी पार्टी है पीएमएलएन विद अ लॉन्ग हिस्ट्री, तो उसको ऐसी चीज़ें को ये बेसाखियाँ इस्तेमाल करके आगे बढ़ने से उनका इमेज भी खराब होता है। आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में लोगों का जो मिजाज है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और आपको अगर देखा जाएगा कि आप एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों पे आ रहे हैं, तो क्या वो लोग बाकी दिल से वोट देंगे आपको? नवीद कमर, एक और भी तो फरीक है जिसका आप शायद नाम नहीं ले रहे, और जो बहरहाल एक पॉलिटिकल फोर्स है। आप तो ये कुछ आपकी गुफ्तगू से और नून लीग की लग रहा है कि सियासी मंजरनामे में दो ही प्लेयर्स हैं, और गेम प्लानर भी शायद इस तरह चाहते हैं कि अब मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हो। और वो बहरहाल अभी आपने देखा कि गालिबन आउट ऑफ द वे जाके चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने पता नहीं क्यों ये ज़बान से फिसल गया, ये कहा कि तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन पार्टी है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे थे जनाब जो इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो क्या ये हम समझें कि आप ये नहीं समझते कि एक तीसरा फरीक बहरहाल मौजूद है, भले वो जेल में हो? बल्कि मुजाहिद साहब, आपको पता है कि हमने बारहा ये कैटेगोरिकली कहा है कि इलेक्शंस विदाउट पीटीआई विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओके, सीधी बात है ना। मतलब इसमें मैं कोई बात को गोलमोल करके नहीं कह रहा। बात यह है कि एक पार्टी है, मकबूल तरीन हो ना हो, हम मकबूल हैं, पीएमएलएन है, पीटीआई है, कौन है मकबूल, वो तो रिजल्ट्स पे आता है। लेकिन एक पार्टी को बाहर रखना, इमरान खान को या उसने जो कार्रवाई की 9 मई की, उसको बाहर रखना एक अलग चीज़ है। उसका एक लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस के थ्रू अगर वो बाहर निकल हो जाते हैं
तो दैट इज पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड। लेकिन पूरी की पूरी पार्टीज को जो है आप बाहर रखेंगे तो फिर तो मतलब हाथ पांव बांध के अब फिर आप जो पहलवान है उसको उसमें भेज रहे हैं रिंग में, तो वो क्या पहलवानी करेगा? तो नहीं, वो सिर्फ नॉट एज अ सिंपथाइजर ऑफ पीटीआई लेकिन एज अ सिंपथाइजर ऑफ डेमोक्रेसी मेरा ख्याल है कि हमें ये चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। एक तो ये कि आपको भी पता है, तारीख पे आपकी भी उतनी ही नज़र है कि जब भी हमने पार्टियों को बाहर रखने की कोशिश की तो वही पार्टियां नए नामों से, नए स्लोगन से वो आती हैं और मकबूल रहती हैं। तो पीटीआई भी ये कर सकती है, तो हम ये खामखा की एक्सरसाइज ना करें, बल्कि ये चीज़ें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही हो सकती है कोई भी पार्टी बैन, तो सुप्रीम कोर्ट भी गंदा ना हो, हम ये इस डायरेक्शन में ही ना जाए, पॉलिटिकली इस चीज़ को डील करें, अपना बयानिया दें। इमरान का परफॉर्मेंस जो है सबके सामने है, उस हुकूमत ने जितना कुछ माशी बहरान क्रिएट किया, लोग अभी तक भी वो भुगत रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारी क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, हम माजी वाले को सारा क्लीन चिट दे के और फिर रिसेंट वाले के ऊपर पूरे बुछाड़ करते हैं। नवीद ये तो एक आ गया, लेकिन एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और वो ये कि गालिबन शायद मैं तो नहीं समझता कि वेल प्लान पहले से प्लान था या था, लेकिन इस तनाजुर में देखा गया कि जब दो टोक अंदाज में जरदारी साहब का और बिलावल साहब का बयान आया तो उतनी तेज़ी से आज आपकी एमकेएम जो है वो पता नहीं लाहौर नहीं पहुंची, मॉडल टाउन पहुंची या जाती उमरा पहुंची, क्योंकि या नहीं रायवंड पहुंची। अब इसमें तमीज़ करनी पड़ेगी ना, वरना वो कह रहे हैं कि हम लाहौर का वज़ीर आज़म थोड़ी होगा, वो तो रायवंड का होगा, जाती उमरा का होगा। ये तो खैर मैं लाइटर वे में कह रहा हूँ, लेकिन ये जो मतलब लोग शायद ये भी भूल गए कि यही नून लीग है जिसने एमकेएम पर पाबंदी लगाई थी। उस ज़माने में कैंगरी कोर्ट्स बने थे, मुझे याद है मोहतरमा ने जिक्र किया था। तो ये जो एक नया इत्तेहाद बन रहा है जिसमें जीडीए भी होगी और तो और मौलाना की फजल रहमान की जमात भी नज़र आ रही है, एमकेएम भी आ रही है, एक ग्रेटर अलायंस, और अब नून लीग उसकी सरपरस्त आ गई। इसको क्या आप देखते हैं, ये भी गेम प्लानिंग का हिस्सा है या ऐसे ही? ये नहीं ये नहीं 48 घंटे में ही कैसे हो गया सब कुछ? आपका क्या ख्याल है? इस वक्त तो हमें ये लगेगा ना कि सारी चीजें उसी प्लान का हिस्सा है, लेकिन नहीं, बात सारी ये है कि आप उसको उस तनाजुर में देखें कि यही लोग जो हैं माजी में इलेक्शंस इकट्ठे ही भी करते आए हैं। चाहे जिसको कोर्ट जीडीए जो है वो तो बेचारे बहुत एक दो ही लोग उसमें रह गए हैं, या एमक्यूएम है। एमक्यूएम अपनी स्ट्रेंथ जरूर जो है वो कैरी कर सकती है, जो उसकी सिंध के शहरों में, पर्टिकुलरली कराची की बात करूंगा और तो इतना नहीं, उसमें जितना वो एक स्ट्रेंथ रखते थे जो कि लास्ट इलेक्शंस में मैनिपुलेशन से पीटीआई को दिया गया, एक हद तक वो वाली सीटें जरूर ला सकते हैं। उसी तरह से पीएमएलएन ने तो कभी नहीं सीट जीती सिंध के किसी भी हिस्से से, इंक्लूडिंग कराची, और जीडीए के जो विकेट्स हैं वो तो ज़्यादातर गिर चुकी हैं। आई डोंट सी कि वो उनका कोई ख़ास परफॉर्मेंस होगा, लेकिन जो जो अपनी स्ट्रेंथ उठा सकता है वो तो उठाएगा ना। वो पहले भी इकट्ठे होकर हमारे सामने इलेक्शंस लड़ते थे। मुझे तो कभी भी याद नहीं पड़ता कि पिछली जो 8 इलेक्शंस मैंने की हैं उसमें ये लोग अलग अलग करके, मैं मुख्तलिफ पार्टी से तो हमारा नहीं मुकाबला, एक ही कैंडिडेट से मुकाबला होता है, जिसमें पीपल्स पार्टी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली जो सिचुएशन होती है वो अब भी होगी, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? नवीद, एक अगर मैं ये पूछूं कि ये पूरा जो सियासी मंजरनामा, यानी एक तो खैर पहले भी ये कहा गया था कि इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, और हमें ये पता था क्योंकि बंदियाल साहब थे कि जब काजी फादी ईसा साहब आएंगे। फिर अदालत में आपने जो रिलीफ मिला वो भी सब देख रहे हैं। दूसरी तरफ गालिबन जरदारी साहब को नैब में भी तलब कर लिया गया है, एक से कई मुकदमात में शायद और भी मुकदमात खुल रहे हैं। फिर ये जो इतना सॉरी टू से, मैं भी एक सहाफ़त का, सियासत का तालिब इल्म हूँ, ओवरनाइट तो नहीं होता कि अब हज़रत मौलाना राशिद रहमान जो हैं वो एक जुलूस लेकर कोई एक हफ्ते से चल पड़े हैं, आज यहाँ तक पहुँचे। फिर जीडीए ने उन्हें इस्तकबाल के लिए आ गई, फिर एमक्यूएम आ गई, फिर नून लीग आ गई। तो क्या इलेक्शन से पहले जो सॉरी टू से, मैं लफ्ज़ वो बहुत मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, वो इस्टेब्लिशमेंट वगैरह तो बड़ी आम सा हो गया,
इस तरह की गेम प्लानिंग हो रही है, की जा रही है कि ये मंजरनामा जो नज़र आ रहा है उसमें दो फरीक यानी पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को पहले से ही बाहर कर दिया जाए? नहीं, बाहर तो अब मेरा ख्याल नहीं। बाहर का मतलब ये कि मैं शायद ये ज़्यादा लफ्ज़ बोल गया। इंशाल्लाह अब इसी जो प्लान है उसको भी मुकाबला कर सकते हैं। अब मुझे कुछ समय याद पड़ता है, आपने तारीफ की बात की कि IGI कैसे बनी थी, उसमें कौन लोग थे? यही लोग थे ना। किसने बनाई थी? ISI ने बनाई थी। अब तो वो सारा जो है डॉक्यूमेंटेड है, एक एक चीज जो है सब लोग एडमिट जिन्होंने किया उन्होंने भी कहा कि हाँ हमने किया, जिनसे करवाया क्या उन्होंने भी माना। तो ये तो सिनारियोस क्या पाकिस्तान हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि ये होता है, लेकिन उसके नतीजे भी तो आप देखें ना कि हाउ डिड पाकिस्तान गो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। आज हम जहां खड़े हुए हैं, क्या ये सारी चीजें उस सारी चीज का जो है वो जुज़ नहीं बनती? MQM को एक दिन कहते हैं ये इंडियन एजेंट्स हैं, ये दुश्मन हैं, मुल्क को तबाह कर देंगे, फिर उसी सांस में दूसरे दिन कह देते हैं कि सबसे बड़े मुहिब वतन ये बनाया ही पाकिस्तान इन्होंने। अरे नवीद, मुझे थोड़ा सा वक्त का है लेकिन एक आखिर में पूछ लूँ, जो निगरान हुकूमत का अब तक आप किरदार देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये एक न्यूट्रल निगरान प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, और आप सूबों पे मैं जोड़ दूंगा ख़ास तौर पर क्योंकि वफाक का इतना रोल नहीं होता सूबों में, जो कि अभी तक जो है इन पे एतमाद है अभी तक? लेकिन नहीं, बल्कि अब तो शायद उनका रोल इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि सीरियसली ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ये सोच रही हैं कि अब आइंदा आके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये पूरा निगरान का जो तरीक़ेकार है उसको चेंज किया जाए, और जैसे बाकी मुल्कों में होता है कि हमने सोचा था कि न्यूट्रल लोग आएंगे तो शफाफ इलेक्शंस कराएंगे। जब शफाफ इलेक्शंस हो ही नहीं रहे तो फिर इनकी क्या ज़रूरत है? फिर तो जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर है वही कैरीज ऑन इन ऑफिस जब तक कि उनका सक्सेसर इलेक्ट नहीं हो। नवीद, सबसे हटकर मुझे पता नहीं क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि इतनी सियासी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन मैं 1-2 मिनट के लिए ज़रूर आपका एक कमेंट चाहता हूँ। ये इस वक्त जो IMF आया है, क्योंकि आपने से बहुत काम किया है, क्या इस आखिरी वक्त में जो आपकी पता टूटती सांसें या लड़खड़ाते मईशत, तो इसमें IMF का इस वक्त आना कुछ हेल्पफुल साबित होगा? नहीं, हेल्पफुल की बात नहीं। ये देखिए IMF ये एज पर प्रोग्राम आया है। 3 ट्रांशेस में ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, उसका पहला जो रिव्यू था वो जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसके ज़माने में हुआ, और दूसरा रिव्यू ड्यू था नवंबर में जो कि इस वक्त हो रहा है, और एक तीसरा रिव्यू होगा जो कि गालिबन फरवरी या मार्च में होगा। और हर रिव्यू के बाद वो फैसला करते हैं कि आया आगे इनको पैसे देने हैं या नहीं देने, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देना है या नहीं देना। तो फिलहाल तो हम लेटे हुए हैं IMF के सामने, तो जो भी वो कह रहे हैं हम आमाना सदकना एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि भी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। शुक्रिया नवीद कमर, आपने कहा, और आइंदा जिस तरह हस्ब रिवायत में हर इलेक्शन आपके हल्के से ज़रूर गुजरता हूँ हैदराबाद होते हुए, तो इस बार भी अब इलेक्शन के मैदान में यानी आपके हल्कों में आपसे मुलाकात होगी। नवीद कमर बड़े सीनियर सीजनड मैंने कहा PTI के रहनुमा हैं, एक बार फिर मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूँ। और हाँ, कोई प्रोग्राम गज़ा और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म और बर्बरियत के साथ ख़त्म नहीं हो सकता। तो ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से जो गहरी नज़र रखती हैं इस सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिएगा। GTV में आपका मेज़बान मुजाहिद बिल्ली हाजिर है, और महीना होने को आ रहा है, इसराइली बर्बरियत अमरीकी सरपरस्ती में जारी है। एक अच्छी बात ये देखने में आई कि सारा यूरोप, वाशिंगटन, लंदन में लाखों लोग अपनी हुकूमत में खड़े होके आ गए, और ख़ास तौर पर अमेरिका में तो ख़ास तौर पर इस इलेक्शन के हवाले से जो बाइडन लड़ रहे हैं, ये नारा आ गया, नो सीज़ फायर नो वोट।
जबकि हमारे सॉरी टू से अरब ममालिक में या मुस्लिम मुल्क उम्मा में या मशरक़ वस्ता में खामोशी है हुक्मरानों में भी और एक हद तक अवाम में भी। इस तरह पर गुफ्तगू के लिए सुमेरा अज़ीज़ हमारे साथ हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गहरी नज़र रखती हैं इन तमाम डेवलपमेंट पर, ख़ास इस हालिया जंग के पस मंज़र में है। शुक्रिया सुमेरा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप जब यहाँ मौजूद हैं तो अब इस जंग को किस तरह देख रही हैं? महीना तो गुजर गया, इससे ज़्यादा बर्बरियत नहीं हो सकती, 10,000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, अमेरिकन रोल आपके सामने है, यूएन खामोशी है। क्या अब कुछ समझती हैं कि मुस्तकबिल में पर्टिकुलरली अरब ममालिक, बरादर इस्लामिक ममालिक, ईरान तो कह रहा है कुछ सपोर्ट में आएंगे, अमली प्रैक्टिकल इनकी? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और हमने माजी में देखा है कि जब भी इसराइल ने ये जंग की, ऑब्वियसली उन्होंने कब्ज़ा किया, वो काबिज़ है, लेकिन जब भी ये मार्का हुआ है पास्ट में 1947 से अगर आगाज़ करें तो फिर हमेशा जो है वो इसराइल ने पहले से ज़्यादा जो जगह है वो फ़लस्तीन की जो है वो हथिया ली। तो इस दफ़ा भी उन्होंने यही सोचा हुआ था, उनको नहीं पता था कि गज़ा में जो है वो नीचे एक और सुरंगों की पूरी गज़ा में दुनिया आबाद है, उनको ये बात नहीं मालूम थी। और अब इस दफ़ा उन्होंने जो है ये सोचा था कि भाई हमें एक मौका मिल गया है, क्योंकि हमास ने हमला कर दिया था। अब हमास ने हमला किया है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। हमास को भी ये बात पता थी कि हम हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी। अब वहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो फ़लस्तीनी अवाम है, जो गज़ा में रहते हैं, वो ऑब्वियसली इस तरह से तो डिज़र्व नहीं करते। जब हमास ने हमला किया था तो उनको इंतज़ाम रखना चाहिए था। उन्होंने सऊदी अरेबिया से वो पूछते, अरब ममालिक से पूछते, जिनसे उन्होंने पूछा होगा वो उनकी मदद कर भी रहे होंगे। उन्होंने किसी भी दूसरे मुल्क से पूछा नहीं। अब आपने पूछा नहीं है तो आपने यकीनन उनकी जो अवाम है जो वहाँ पे रह रही है उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी तो बनाना चाहिए था ना। अब बात यह है कि इस टाइम पर इस 21वीं सदी में जंग का मतलब क्या होता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दुनिया अभी कोरोना से उठी है। हम जंग के बाद, और वो भी इस ज़माने में हथियारों के, इस एटमी हथियारों के दौर में जंग करते हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे खत्ते में थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। आपका क्या ख्याल है कि क्या सऊदी अरेबिया में या अरब ममालिक में इंसान नहीं रहते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ना है? क्या उनको इस तरह से जंगो जदल के रास्ते को अपना कर दुनिया को इस हालत में छोड़ देना चाहिए कि तीसरी वर्ल्ड वॉर सुमेरा ये भी तो है ना कि यूएन के इजलास हुआ, OIC का इजलास हुआ, और वो जो बरादर इस्लामी मुल्क की टर्मिनोलॉजी है या OIC है या अरब ममालिक हैं, यानी कम अज़ कम मेरा ख्याल में एक इजिप्ट का रास्ता था जिसके ज़रिए कोई मदद पहुंची उन्हें इंसानी बुनियाद पर। आपकी ये बात दुरुस्त है कि हमास ने जब इतना बड़ा स्टेप उठाया था, ग़ालिबन लोगों को ये ख्याल है कि एक तो ईरान, बल्कि लोग ब्रॉडर कैनवस में ही देख रहे हैं कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा था तो इसके पीछे प्यूटिन भी हो सकते हैं, क्योंकि जितनी तेज़ी से, जितनी फोर्स से जो हमला हमास ने किया, ज़मीनी, बहरी, फ़िज़ाई, वो कम अज़ कम उसके पास तो इतने वसाइल नहीं थे। तो ये इस पस मंज़र में देख रहे हैं। आपका कहना दुरुस्त है कि बाकी मुल्क से नहीं पूछा, लेकिन ईरान और आपको नज़र आता है मॉस्को भी पहले अटैक में जो हमास ने किया? जी बिल्कुल, जो उनकी मदद कर रहे हैं इस वक्त सामने आए हैं, उनसे पूछा होगा। लेकिन देखें, फ़लस्तीन का जो मसले का जो हल है वो अमन व अमान के साथ ही निकल सकता है। और हमास हो गया या जो दूसरा एक अल-फतह हो गए या दीगर, तो अमन व आतिशी को वो लोग फ़ौक़ियत देते हैं, अहमियत देते हैं। तो अमन व आतिशी से ही सियासी हल निकाले तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि दुनिया को तीसरी जंग अजीम के दहाने पे ना फेंक दें। लेकिन सुमेरा, ये जो 10,000 ग़ालिबन 48 के बाद इतनी बड़ी बात तो बज़ात में शहादतें नहीं हुई होंगी। जी दोबारा कहिए। एक इन 30 दिनों में कोई तकरीबन 10,000 फ़लस्तीनियों की शहादत, ये तो बहुत बड़ा वाक़या है ना सुमीरा। 10,000 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई है, 4,000 से ज़्यादा बच्चे हैं जो कि बिल्कुल भी इस तरह से डिज़र्व नहीं करते थे। बिल्कुल, उसका तो जितना ज़्यादा इंसानियत अफसोस करे वो कम है। और
इजराइल का ये कहना है कि उन 10,000 से ज़ायद मरने वालों में जो हैं वो जंगजू भी शामिल थे। अब वो उनका कहना है, दोनों तरफ के मौक़िफ़ है, लेकिन अमन व अमान के साथ हल निकालना ज़रूरी है, फ़ौरी तौर पर जंग बंदी ज़रूरी है और एज़ सून एज़ नहीं, पॉसिबल। लेकिन ये भी तो हो सकता है सुमीरा कि वो ये समझते हैं हमास और हिजबुल्लाह या उनकी जो पुष्पनाई करने वाले कि अगर ये ये जंग तवील होती है तो इसराइल की इकॉनमी और इसराइल के अवाम और इसराइल के रिसोर्स जो हैं वो बिलाखिर जवाब दे देंगे एक वक्त में आकर, शायद इसलिए भी ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, असल में जो है इन्होंने जो है मिस जज किया है इजराइल ने गजा को। लगता यूँ है कि इस बार जो है ना हमास भी तैयार था, उन्होंने अंदर पूरे गजा में सुरंगें डाल रखी हैं। जब भी आप देखें 2 किलोमीटर से ज़्यादा अब तक तो इजराइल वहाँ पे घुस पाया नहीं है, अब लेकिन वापस भी नहीं जा सकता, शर्मिंदगी हो जाएगी। तो लेकिन इसका इल्ज़ाम अरब ममालिक पे डालना जो है वो गलत है, क्योंकि अरब ममालिक हमेशा से कहते हैं, सऊदी अरबिया हमेशा से कहता है अमन और अमान के साथ इसका सियासी हल निकालें और उसके बाद अल-फतह जो है वो इजराइल में गजा में अपनी हुकूमत कायम कर सकता है। अब ये नया बयान आया है इजराइल का कि हम सिक्योरिटी के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे, तो सिक्योरिटी के लिए मौजूद रहेंगे इसका मतलब है वो छोड़ के जाएंगे नहीं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि गजा जो है वो दोबारा डेवलप होगा, जंग के बाद बिल्कुल दोबारा डेवलप होगा गजा। अभी सऊदी अरेबिया ने जो साहिम के नाम से अतियाती मुहिम शुरू की है उसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है, उसका जिक्र कीजिए। उसमें माशाल्लाह जो हमारे जो किंग सलमान है, सबसे पहले तो उन्होंने 30 मिलियन का अतिया दिया, फिर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने 20 मिलियन का अतिया दिया, कल तक 337 मिलियन। नहीं, लेकिन अमलन ये क्या वहाँ तक पहुँच रही है? क्योंकि मिस्र के अलावा, बल्कि मुझे आप गाइड कर दें क्विक, ताकि अगर जो लोग मदद करना चाहते हैं वो भेजें कि कहाँ से ग़िज़ा खुराक ख़ासतौर पर पानी पहुँच सकता है वहाँ पर आम लोगों तक। मेरा क्विक जरा प्लीज। तो है, ये तो अपील की जा रही है, सऊदी अरेबिया तो सिफारती कोशिशें कर रहा है और आप देखें जिस कदर जो है वो रोजाना के हिसाब से जो कोशिशें हो रही हैं उसको भी देखना चाहिए। सिफारती कोशिशें सऊदी अरेबिया जो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि एटलीस्ट इमदादी सामान फौरन तौर पर अगले लम्हे ही पहुंचाने की इजाजत दी जाए ठीक तरीके से, ऐसा तो बिल्कुल है। और जो 2 दिन का टाइम दिया था इनखला का, उसमें जो है उन लोगों को अगर मैं सुमीरा बीबी वक्त का मैं कंक्लूडिंग सवाल एक पूछूं कि महीने 32 दिन हो गए, आपको ये जंग अगले दिनों या हफ्तों तक जारी नजर आती है? मुझे तो ये जंग महीनों तक जारी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इजराइल इतनी जल्दी जो है वो कर सकेगा हमास को काबू में, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस दफ़ा जो गजा जो हमास है वो तैयार है। तो अब ये जंग अगर जल्दी लॉन्ग प्रोलॉन्ग चलेगी तो इजराइल जो है वो भी मेरे ख्याल में अमेरिका की भी हिमायत खो देगा। यूनाइटेड नेशंस ने कह ही दिया है कि रोक दो भाई, ये इंसानियत क्योंकि इसमें आवाम मर रही है ना, तो इस वजह से। तो अब OIC का इजलास हुआ है, अरब ममालिक भी कब तक चुप बैठेंगे, वो भी आगे आएंगे, जाहिर है लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, अरब्स के सेंटिमेंट्स हैं, तो ये सब तो होगा। लेकिन इसका जो हल है वो पुरअमन ही सियासी हल है इसका। सुमेरा बीबी, आपने अपना तजर्बे की बुनियाद पर, और क्योंकि आप खुद मौजूद हैं वहाँ पर जद्दा में तमाम सूरत हाल को अच्छी तरह देख रही थी, आपने अंदाज़ा भी लगायागा सुमेरा की गुफ्तगू से कि इस वक्त कितनी संगीन सूरत हाल है। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बिल्ली को इजाज़त दीजिए।